नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और सबसे जरूरी बात सबसे पहले आपसे करनी जरूरी है कि देखिए कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और आप ऐसे खतरे से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? मास्क पहन सकते हैं। इसीलिए लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। तो मास्क पहने, अपने को और अपने को सुरक्षित रखें। बात अब मुंबई की। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने 7 किलो यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक बरामद यूरेनियम की कीमत 21 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यूरेनियम के साथ पकड़े गए आरोपियों के नाम जिगर जयेश पंड्या और अबू ताहिर अफजल हुसैन चौधरी है। एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपियों के पास इतनी ज्यादा मात्रा में यूरेनियम आई कहां से और वो इसका क्या इस्तेमाल करने वाले थे। यूरेनियम का इस्तेमाल खतरनाक विस्फोटकों को बनाने में किया जाता है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, आखिरकार किस तरीके की नीयत इनकी थी, कैसे इसका इस्तेमाल करना था, कोई जानकारी मिल पाई क्या? जी, एटीएस ने फिलहाल जो है यूरेनियम के साथ इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से जो पहला आरोपी है जिगर पंड्या, वो असल में इस यूरेनियम को 7 किलो की यूरेनियम को जो है मुंबई में बेचने के लिए आया हुआ था। इसके अलावा उसने कई लोगों से संपर्क किया हुआ था। इसकी जानकारी एटीएस को मिल चुकी थी, लेकिन एटीएस इसे ट्रैक कर रही थी कि आखिरकार ये यूरेनियम कौन खरीदता है। आखिरकार जो अबू ताहिर नाम का दूसरा आरोपी है, उसने इसे, जो एक स्क्रैप डीलर है, उसने इसे खरीदा था और अपने स्क्रैप के गोदाम में छिपा रखा था। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होना था, ये सबसे अहम सवाल एटीएस के सामने है। और उसके अलावा ये यूरेनियम इनके पास आया कहाँ से, इसकी जानकारी खंगाली जा रही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कुछ जो विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया गया था, जिन्होंने इस यूरेनियम की जांच की और जिससे साफ तौर पे पता चला कि एक प्योर यूरेनियम है, जो कि कहीं न कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लिहाजा फिलहाल इन दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर एटीएस जांच में जुटी है कि ये यूरेनियम कहां से आया था और आखिरकार इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। और आशीष, बहुत मुमकिन है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो। जी, निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं सप्लायर जो है वो गिरफ्तार हो सकता है। इसके अलावा एक लैब भी है, वो लैब को भी आइडेंटिफाई की है एटीएस ने, जहां पे इस यूरेनियम को जो है उसकी टेस्टिंग की गई थी। लिहाजा वो लैब भी इस संदेह के घेरे में है। तो ऐसे में ये यूरेनियम कहां से आया था, 21 करोड़ का ये यूरेनियम, उसकी पेमेंट किस तरह से की गई थी, किसने इसे सप्लाई किया था, लैब में क्यों टेस्टिंग की गई थी और आखिरकार इसका इस्तेमाल किया जाना था, वो काफी सस्पिशियस पूरा मामला है। और एटीएस इसी वजह से इस पूरे मामले में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कुछ जानकारों की मदद भी ले रही है और ये भी जानने में जुटी है कि इसके सप्लायर और इसका रूट क्या था, ताकि इस पूरी नेक्सस, इस पूरी कड़ियों को जो है वो खंगाला जा सके। ठीक है आशीष, नजर बनाए रखिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर से। पश्चिम मेदिनीपुर के पचखुरी में बीजेपी नेता वी मुरलीधरन की गाड़ी पर हमला हुआ। वी मुरलीधरन वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, कब हुआ यह हमला और फिलहाल कितने लोग घायल हुए? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले ये हमला हुआ है, या जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो टीएमसी के ऊपर है और मंत्री जो है वो सुरक्षित हैं। 1-2 लोगों को छिटपुट चोटें लगी हैं। कोई विशेष, किसी को बड़ी चोट नहीं लगी है, कोई घायल नहीं है। हालांकि जो वहां से तस्वीरें आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी के शीशे पूरी तरह से तोड़े गए हैं, पत्थरबाजी की गई है, जो आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर मंत्री जा रहे थे, जहां से ये खबरें आ रही थी कि तोड़फोड़ हुई है, हमला हुआ है, जिस दौरान ये घटना हुई है। तो कुल मिलाकर देखिए उनके काफिले पर हमला हुआ है और रास्ते में ही बताया जा रहा है कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने उस काफिले पर हमला किया है। और ये भी जानकारी मिल रही कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें चोट लगी है। आशिका हमारे साथ लगातार मौजूद है। आशिका, बीजेपी नेता वी मुरलीधरन वो सुरक्षित है? वो सुरक्षित हैं और फिलहाल जो है वो काफिला आगे बढ़ चुका है। हालांकि गाड़ी के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो पत्थरबाजी हुई है, गाड़ी के शीशे जो है वो टूट गए हैं और 1-2 लोग जो वहां पर काफिले में थे उनको छिटपुट चोटें लगी हैं शीशा टूटने की वजह से।
इसके अलावा जो है वो किसी को बड़ी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। आरोप टीएमसी की तरफ लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और मिदनापुर से घाटाल की तरफ ये काफिला जा रहा था जब बीच रास्ते में ये घटना हुई। बिल्कुल आशिका, नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, बंगाल में जारी हिंसा के बाद राज्य सरकार के रुख पर गृह मंत्रालय सख्त नाराजगी जताता दिखा। केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और हिंसा की घटनाओं को तुरंत रोकने को कहा। इस चिट्ठी में इस बात पर नाराजगी भी जताई गई कि मंत्रालय की तरफ से चिंता जताने के बाद भी राज्य में हिंसा थम नहीं रही है और जो रिपोर्ट मांगी गई है वो अब तक नहीं भेजी गई। इसलिए बंगाल सरकार तुरंत हिंसा पर रिपोर्ट सौंपे। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार के अब तक जवाब न देने को बेहद गंभीर माना है। वहीं बंगाल में तीसरी बार शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। वहां 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। बड़ी बात यह कि विवेक सहाय को फिर से मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी की सिक्योरिटी का डायरेक्टर बनाया गया, जिनको चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले के आरोपों के बाद इस पद से हटा दिया था। आशिका हमारे साथ मौजूद है। तो जहां देखिए, एक तरफ ममता सरकार इसको लेकर बड़ा फैसला कर रही है, लेकिन आशिका यहां सवाल तो ये कि गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांग रही है, उस रिपोर्ट को अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। रिपोर्ट तो नहीं दिया गया है। साथ ही अब से थोड़ी देर पहले ममता सरकार के मंत्री हैं फरहाद हकीम, उन्होंने ये कहा कि ये सब कोशिशें देश को दिखाने की हैं कि बंगाल जो है वो जल रहा है और बंगाल में दिक्कत है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि कोई ऐसी बात ही नहीं है। और इस बीच जो है टीएमसी की तरफ से लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया जाता रहा है जो हिंसा हुई है। हालांकि इसके इतर ममता बनर्जी ने कल शपथ ग्रहण के बाद जो है वो कड़े शब्दों में सभी जो अधिकारी हैं उनसे कहा है, पुलिस के जो अधिकारी हैं, कि चाहे जो भी जिस दल का हो और हिंसा कर रहा हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उस पर केंद्र सरकार भी गंभीर दिख रही है और राज्य सरकार ने भी तबादला किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। ऑक्सीजन देने पर आभार जताया है अरविंद केजरीवाल ने। 700 टन ऑक्सीजन देने पर यह आभार जताया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आगे भी ऑक्सीजन देने की अपील साथ ही साथ केजरीवाल ने कर दी। सप्लाई कम ना करने की अपील भी की गई है, यानी दिल्ली में जितनी आवश्यकता है उतना ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। और अभी फिलहाल जो 700 टन ऑक्सीजन पहुंची है उसको लेकर आभार जताया है अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आगे आने वाली स्थिति को देखते हुए सप्लाई कम ना हो, इसके बारे में भी सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सोचते रहे। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, एक तरफ तो कोर्ट में लंबी खींचतान और दूसरी तरफ ये शुक्रिया अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, 2 दिनों से कोर्ट में लंबी बहस चल रही है। उससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में चली और दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चली। दिल्ली का साफ ये कहना है कि हमारी जो डिमांड है वो हमारी मांग के मुताबिक है और 700 मीट्रिक टन दिल्ली की रोज की डिमांड है, जिसे केंद्र सरकार को पूरा करना होगा। केंद्र सरकार का लगातार पहले ये कहना था कि बाकी राज्यों के भी कोटे को देखते हुए पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है और उसी अनुपात में कोटा तैयार किया जाता है। तो इतना 700 मीट्रिक टन दे पाना रोज मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कल दिल्ली को 730 मीट्रिक टन मिला था, जो दिल्ली को मांगे हुए कोटे से भी थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि दिल्ली लगातार 700 मीट्रिक टन मांग रही थी। कल पहली बार दिल्ली को 700 मीट्रिक टन से ज्यादा मिली और 730 मीट्रिक टन कुल दिल्ली में कल आई। तो उसी कारण मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, अपना आभार व्यक्त किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि ये आपूर्ति अब रोज जारी रखी जाए और 700 मीट्रिक टन से ज्यादा दिल्ली को दिया जाए। दिल्ली के लोगों की तरफ से भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। विक्रांत, नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, अब जरा पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी की छात्र इकाई तृणमूल युवा कांग्रेस के एक नेता की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ लोगों से मारपीट के आरोप में पुलिस उस नेता को गिरफ्तार करने थाने ले गई। तभी उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर हंगामा शुरू किया। वहां धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें एक पुलिस वाला और
वो नेता घायल होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को ही वहां से भगाने की कोशिश की। तब तक टीएमसी के कई और समर्थक वहां इकट्ठा हो गए। इस बीच एक आदमी बीच बचाव करता दिखाई दिया। उसकी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर में मामला शांत हो गया और फिर उन दोनों को अस्पताल भिजवाया गया। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आशिका, देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस की जिम्मेदारी क्या है बंगाल में, और यहाँ अगर टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं और पुलिस बचाने पहुंचती है, बीच बचाव करती है, तो पुलिस को भी पीट देते हैं। देखिए, जगह जगह से हिंसा की घटनाएं जो सामने आई हैं, उसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए कि पुलिस जो है वो मददगार रही है, और इधर भी जो ये आसनसोल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुलिस वाले को जो है वो कैसे पीटा जा रहा है गिरा करके। तो ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। इसको लेकर के जो राज्य की कानून व्यवस्था की हालत है, उस पर सवाल उठना लाजमी है। और जो है ऐसी ही तस्वीरें जो है वो हिंसा की तस्वीरें तो बंगाल में जगह जगह से आ रही हैं। और ये तस्वीर विशेष तौर पर जो कि कल सामने आई है, तृणमूल पर आरोप लग रहा है, तृणमूल के लोगों पर, कि वो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल आशिका, नजर बनाए रखिए आप। पश्चिम बंगाल के देखिए दक्षिण 24 परगना जिले में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में बंगाल बीजेपी की तरफ से हिंसा का एक और वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में एक कार्यकर्ता रोता हुआ दिखाई दिया। कार्यकर्ता का आरोप है कि उस इलाके में टीएमसी से जुड़े लोग बीजेपी समर्थकों के घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, विरोध करने पर मारपीट और घरों को आग के हवाले कर दे रहे हैं। आशिका, देखिए यहाँ बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया जा रहा है और बार बार ये बताया जा रहा है कि जरा देखिए बंगाल की तस्वीर है क्या। भास्कर मंडल दक्षिण 24 परगना के एसटी मोर्चा के नेता है बीजेपी के। उन्होंने ये वीडियो जो है वो जारी करके मदद की गुहार लगाई है। और आरोप ये है कि घरों में घुस करके हमला किया जा रहा है, परिवार के साथ रहना मुश्किल है। वीडियो में रोकर बिलखते हुए ये कह रहे हैं कि कई हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है, आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 3 दिन से कुछ खाने को भी नहीं मिला है। तो ये ऐसी तस्वीरें जो बंगाल से जगह जगह से आ रही हैं, जिनको लेकर के बीजेपी के नेता भी जो है वो इसको गंभीरता से ले रहे हैं, जिसके तहत जेपी नड्डा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, 2 दिन बिताया। और अब भी बीजेपी के कई नेता राज्य भर में, उनसे कहा गया है कि जो भी कार्यकर्ता जिनके घरों पर हमले हो रहे हैं उनके यहाँ पर जाएं और परिस्थिति क्या है वो रिपोर्ट भी बनाएं। बिल्कुल आशिका, आप नजर बनाए रखिए। और अब बात कोरोना से जूझ रहे देश की। कोरोना काल के इस दौर में ही एक तरफ वायरस लोगों की जान ले रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे गिद्ध भी हैं जो आपदा की इस घड़ी में पैसा कमाने के लिए बेबस, लाचार, मजबूर मरीजों और उनके घर वालों पर घात लगाए बैठे। आपके सामने जरा हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। यहाँ पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बरामद किए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के नासिक की है। यहाँ कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। आरोप है कि ये लोग 4 लाख रुपए में इंजेक्शन बेच रहे थे। तीसरी तस्वीर भी जरा देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की। यहाँ एक मरीज को इलाज के लिए गाजियाबाद लाने के लिए एम्बुलेंस मालिक ने उसके घर वालों से 35,000 रुपए की डिमांड कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कोरोना की लड़ाई में सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि कोरोना को हराने के लिए सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सेना ने अपने विमानों से लेकर जहाजों तक को मोर्चे पर तैनात किया है ताकि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयां और जरूरी सामान वक्त से पहले पहुंचाए जा सके। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सेना ने अपने अस्पतालों को भी आम लोगों के लिए खोल दिया है। कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ ने अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ और पटना में अस्पताल बनाए, जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के वाराणसी में भी ऐसे अस्पताल बनाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बताया कि वायुसेना ने अलग अलग देशों के लिए 50 से ज्यादा उड़ानें भरी और वहां से 1142 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर भारत आए हैं।
वायुसेना के विमानों ने देश में भी 334 उड़ानें भरकर ऑक्सीजन के 230 कंटेनरों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया भी है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और यानी अमिताभ, देखिए रक्षा मंत्री खुद बता रहे हैं कि देखिए किस स्तर पर हम काम कर रहे हैं, हमारी सेना काम कर रही है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत भावुक क्षण है राजनाथ सिंह के, जब उन्होंने कहा है कि एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए सेना के तीनों बलों ने और रक्षा मंत्रालय ने जिस तरह से ताकत झोंकी है वो अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। इसलिए तारीफ की है अपने पूरे सैन्य बलों की। उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती हो, चाहे मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल हो, नेवी के जहाजों को लगाया गया है ताकि बाहर से ऑक्सीजन लाया जा सके, देश भर में DRDO अस्पताल स्थापित कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई, सब कुछ अभी सेना पर निर्भर कर रहा है, रक्षा मंत्रालय पर निर्भर कर रहा है। और राजनाथ सिंह ने 1-2 कदम आगे बढ़ते हुए 2-3 इमरजेंसी पावर्स को लागू करते हुए ब्रिगेडियर स्तर तक के अधिकारियों को पैसे खर्च करने की अनुमति दी है ताकि वो लोग कोविड-19 से लड़ाई में लड़ सके। तो राजनाथ सिंह का कहना है कि जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर जंग लड़ रहा है तो हमारी सेना भी, जो कि उनकी रक्षा दुश्मनों से करती है, 2 कदम आगे चलकर कोविड-19 से भी जूझ रही है ताकि एक भारत विजेता के रूप में उभरे। तो कुल मिलाकर एक भावनात्मक पोस्ट है जो कि काफी सेना का मनोबल बढ़ाने में काम आ रहा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। वहीं दिल्ली के अलीपुर इलाके में पुलिस ने छापा मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। जांच में ये बात सामने आई कि ये लोग आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर की शक्ल देकर मरीजों और उनके घर वालों को महंगी कीमत में बेच रहे थे। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 532 फायर एक्सटिंग्विशर बरामद किए हैं। इसके अलावा इनके पास से पुलिस को ऑक्सीजन सिलेंडर के नोजल भी मिले हैं। वहीं दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पुलिस ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके कब्जे से 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर बरामद हुए। फ्लो मीटर का इस्तेमाल ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है जिसकी मदद से मरीजों को सही मात्रा में ऑक्सीजन दी जाती है। इसके अलावा इन आरोपियों के पास पुलिस को 1 लाख रुपए और एक कार भी मिली है। कोरोना काल में एक तरफ लोग मरीजों के मसीहा बन रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मरीजों और परिजनों से आपदा के इस मौके को अपने लिए अवसर बनाने की फिराक में लगे हैं। कोरोना काल के इन गिद्धों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। ऐसे ही 2 तस्वीरें दिल्ली से सामने आई जहां ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। एक तस्वीर दिल्ली के बंगाली मार्केट की है तो दूसरी गोल मार्केट की। कोरोना के वक्त ऑक्सीमीटर की बढ़ती मांग के बीच 800 से 1000 रुपए में मिलने वाले ऑक्सीमीटर को बंगाली मार्केट में कुछ दुकानदार 2500 रुपए तक में बेच रहे हैं। कैमरे के सामने एक शख्स ने 2500 में ऑक्सीमीटर खरीदा भी और उसका कहना है कि 5000 या 10,000 तक में भी ऑक्सीमीटर मिलेगा तो भी वो लेगा क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सवाल है। दिल्ली के गोल मार्केट में एक दुकान में ऑक्सीमीटर था ही नहीं। एक जगह बताया गया कि करीब 4000 की MRP है और 3000 से ज्यादा पीसेस अभी बचे हैं और उसको बेचने की कोशिश हो रही है। MRP से ज्यादा के रेट में चीजें बेची जा रही हैं जिसके प्राइस 4000 है उनको 10,000 में भी कई जगहों पर बेचा जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पर लोग अपने हिसाब से तय कर रहे हैं दरअसल ऑक्सीमीटर का रेट। आखिरकार क्यों ऑक्सीमीटर की कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं और क्यों इतने ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं, वो हम केमिस्ट शॉप में मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं केमिस्ट शॉप के लोगों से। सर जी, ऑक्सीमीटर के बारे में पूछना था। सर अभी रुकिए सर, प्लीज अभी लेट गो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड पे भी लिखा है कि ऑक्सीमीटर अवेलेबल हियर, पल्स नापने के लिए जो होता है पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल हियर। अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसकी उपलब्धता के बारे में वह क्या लोगों से कह रहे हैं। सर, ऑक्सीमीटर कितने का है? सर जी, ऑक्सीमीटर कितने का है? सर ऑक्सीमीटर अभी स्टॉक में खत्म है हमारे पास। सर ऑक्सीमीटर कितने का है? ऑक्सीमीटर आप 2500 का भी लोग कह रहे हैं। आप कितने का बेच रहे हैं? सब अलग है, 1500 का भी है और 2000 का भी है। तो पहले तो लेकिन ये 900 से 1000 के बीच में था, तो इसका रेट्स बढ़ा क्यों?
चाइनीज आज भी है जी। इसका रेट्स बढ़ा क्यों 9,000 से 2,000? ये तो रेट तो डॉक्टर और आप लोग भी बता सकते हैं सर, हम क्या बताएंगे। तो रेट्स कुछ के पास नहीं है ऑक्सीमीटर और कुछ के पास हैं जो बढ़े हुए रेट्स हैं, लेकिन क्यों बढ़े हैं रेट, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के पीछे गोल मार्केट में, जहां पर कुछ सीरीज में आपको केमिस्ट शॉप्स नजर आएंगी। आज इन शॉप्स में चलते हैं और पूछते हैं कि क्या ऑक्सीमीटर की अवेलेबिलिटी यहां पर है, और अगर है तो उनकी कीमत फिलहाल इन शॉप्स में क्या है। आइए, क्या ये ताजी दुकान है सर, ऑक्सीमीटर होगा? नहीं है। चलिए, पहली शॉप पर ऑक्सीमीटर नहीं है। ये एक काफी बड़ी शॉप दिख रही है, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ से पूछते हैं, शायद सर्जिकल का क्योंकि सामान है तो उस तरफ आकर पूछ लेंगे। भैया ऑक्सीमीटर है? ऑक्सीमीटर क्या है अभी रेट, क्या चल रहा है सर? नहीं, बस प्राइस बता दीजिए। प्राइस मैम उसका 4900 है। अच्छा, 3900 विद बिल प्राइस MRP 3000 का देते हैं। अच्छा, तो ये आप विद बिल के साथ ही देते हैं? जी मैम, तो ये 1 ईयर गारंटी के साथ। अच्छा, ये इसके प्राइसेस कुछ बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम में? तो ये आपको पीछे से ऐसे ही आ रहे हैं? महंगे आ रहे हैं। महंगे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए ये बता रहे हैं कि 3900 का है, जिसको ये 3000 में यहाँ पर दे रहे हैं, जिसके साथ गारंटी भी दे रहे हैं और विद बिल दे रहे हैं। और इनका कहना यही है कि फिलहाल पीछे से ही जो ऑक्सीमीटर्स हैं वो उनके रेट बढ़कर आ रहे हैं, इसीलिए लोगों को ऑक्सीमीटर बाजारों में महंगे खरीदने को मिल रहे हैं। ये तो शॉप्स की बात हुई। जब आप ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें, जहां पर आप ऑनलाइन पोर्टल्स की बात करें, वहां पर भी अगर ऑक्सीमीटर के प्राइसेस की बात करें तो ऑक्सीमीटर के प्राइसेस जो 2022 या 2200 से ये प्राइसेस शुरू होते हैं, 4-4,500 तक जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। और बड़ी खबर पंजाब के रोपड़ से आ रही है। यहाँ सलेमपुर इलाके में भाखड़ा नहर में कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी संख्या में बहते दिखाई दिए। इस घटना का पता चलते ही वहां हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने फौरन इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। यह हालात तब है जब देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी मांग है। लोग इसे खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो जरा अब आप स्थिति समझिए कि जहां एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग ज्यादा दाम देने को भी तैयार हैं इस इंजेक्शन के बावजूद, इसके स्थिति कुछ ऐसी कि भारी संख्या में आप देखिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पानी में बहते हुए नजर आए हैं। रोपड़ से ये तस्वीरें सामने आई, नहर में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बहते नजर आए हैं। गांव वाले वहां पहुंचे, हाहाकार मच गया, सबने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर ये वायरल है। तो आखिरकार वो कौन है जो ऐसी स्थिति में, जब देश के लाखों लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, ऐसे वक्त पर ये पानी में बहते हुए, खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार इसमें किसकी खामी है, किसकी लापरवाही है, ये जांच का विषय भी है। वहीं महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से कई इंजेक्शन भी बरामद किए। आरोप है कि ये गिरोह जो है वो 40,000 रुपए के इंजेक्शन को 4 लाख रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। तो कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में भी कई लोग पैसा कमाने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां एक एम्बुलेंस मालिक ने एक मरीज को गाजियाबाद पहुंचाने के लिए 30 से 35,000 रुपए की डिमांड की। मरीज के घर वालों ने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर जारी किया। एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो उन लोगों से पैसों की मांग करता इसमें दिखाई दिया। पैसे बताओ भैया। कितने? 35 की 35 33,000 यार। 33,000 बिना सिलेंडर बहुत ज्यादा बता रहे हो यार। हेलो, हैं? यार 33,000 पर बहुत ज्यादा है यार।
वहीं दिल्ली पॉश कहे जाने वाले इलाके लोधी कॉलोनी के सेंट्रल मार्केट में मौजूद एक रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस को खबर मिली थी कि लोधी कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में कुछ संदिग्ध हरकत होती दिखी। दिल्ली पुलिस के अनुसार जब उनकी गाड़ी वहां पर पहुंची तो वहां पर कई ऐसी खबरें सामने आई। जब उनकी पार्टी लोधी रोड की सेंट्रल मार्केट में पेट्रोलिंग कर रही थी तो उन्हें एक रेस्टोरेंट भी खुला दिखा। उसके पास संदिग्ध गतिविधि नजर आई। रेस्टोरेंट की तलाशी के दौरान वहां 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले, जिनकी ऑनलाइन कालाबाजारी की जा रही थी। छापेमारी में पुलिस को 9 लीटर और 5 लीटर वाले 32 बॉक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। इसके अलावा एक बॉक्स थर्मल स्कैनर, एक बॉक्स N95 मास्क बरामद हुआ। इस सिलसिले में पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक समेत 4 लोगों को पकड़कर पूछताछ तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में और छानबीन शुरू की है और पता लगाया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों के तार किससे जुड़े हैं और क्या उनके पास और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या नहीं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर 19,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 335 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से गई है। 24 घंटे में अगर देखें तो 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं, लेकिन नए मरीज भी 19,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। और मौत का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो एक दिन में 335 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना के इस कहर में जूझते हुए जिंदगी की ये जंग वो हार गए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां एक तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड वो बना रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वही अस्पतालों को नहीं मिल पा रही हैं। और ऐसे में आज ही 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली को मिला। लेकिन जरा आंकड़े आप देख लीजिए, एक दिन में 335 लोगों की जान दिल्ली में गई है। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग हालांकि ठीक हुए हैं, लेकिन ये इतनी राहत भी नहीं, क्योंकि केसेस अगर आप देखिए दिल्ली में 19,000 नए मरीज एक दिन में सामने आ रहे हैं। और इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी तो डॉक्टर भी मान रहे हैं कि जो केसेस हैं वो ना बढ़े, इस पर नजर रखना होगा। क्योंकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर अस्पतालों में बेड की आवश्यकता बढ़ेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ेगी। और उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाए सरकारें, क्या उसके लिए तैयार है, ये एक बड़ा सवाल जो बार बार कोर्ट की तरफ से भी पूछा जा रहा है। तो फिलहाल दिल्ली में देखिए 19,133 नए मरीज सामने आए हैं। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, एक दिन में 19,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और एक दिन में 335 लोगों की मौत, दिल्ली की ये स्थिति। जी, साफ तौर पर 19,133 नए मामले सामने आए, जो नई रिपोर्ट आई है। मौतें हालांकि कल से ज्यादा हैं, 335 लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन इस बीच जो राहत की खबर वो ये है अर्पिता कि 24 घंटे में जो संक्रमण दर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और एक गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। 24.2% के आसपास दर पहुंच चुकी है और सरकार ये दावा कर रही है कि संक्रमण दर से ये साफ अंदेशा है कि आने वाले समय में केसेस में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि जो संक्रमण दर होती है वो इंडिकेट करती है कि आगे के हालात क्या रहने वाले हैं। तो फिलहाल लगातार जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों से हम देखें तो संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये उम्मीद अब जता रही है सरकार कि अब शायद केसेस में कमी आए और मौत के आंकड़ों में भी कमी आए। बिल्कुल। और देखिए इसी बीच जहां दिल्ली में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि 24 घंटे में 20,000 मरीज ठीक भी हुए हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आ रही है। प्रधानमंत्री ने कोरोना पर बैठक की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रही है, जिस पर किस तरीके के विकल्प हो सकते हैं इन हालातों पर, उन पर चर्चा हो रही है। और वो विकल्प बड़ी तेजी से अप्लाई भी करने की कोशिश इस वक्त केंद्र सरकार की है। पीएम की जिला स्तर पर यह समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें किस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त उत्पन्न है देश में उसको समझना और साथ ही साथ उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए उन पर विचार करना मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा हो रही है। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जिला स्तर पर समीक्षा हो रही है और इस बैठक के बाद क्या उम्मीद लगाई जाए, किस तरीके के एक्शन हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही अहम बैठक हुई थी क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया और कुछ और मंत्री और टॉप अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। सबसे पहली बात तो इस बैठक के दौरान पीएम ने विस्तार से देश में इस समय कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा की। उन्हें बताया गया एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दे करके कि देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेज
है। तो पीएम ने निर्देश दिया कि इस मामले में जल्द से जल्द वहां पर केसेस कम करने के लिए राज्यों में कदम उठाए जाए। इसके अलावा पीएम ने ये भी इस बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार करने की जरूरत है। तो पीएम ने ये भी कहा कि इस मामले में राज्यों को एक एडवाइजरी भी भेजी जाए ताकि उन जिलों की पहचान की जा सके जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज्यादा है और बेड ऑक्यूपेंसी यानी वहां पर जितने कुल बेड है उसका 60% से ज्यादा अगर ऑक्सीजन सपोर्टेड या फिर आईसीयू बेड भरे हुए हैं तो उन राज्यों के लिए एक अलग से एडवाइजरी भेजी जाए। इसके अलावा पीएम ने दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी इसमें चर्चा की और रेमडेसिविर जैसी दवा जिसकी कमी के बारे में लगातार बात आ रही है उसका किस तरीके से उसके प्रोडक्शन में बढ़ावा दिया जा रहा है इसकी जानकारी भी इस बैठक में पीएम को दी गई। पीएम ने इस बैठक में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के भी चर्चा की क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र इलाज है कि वैक्सीनेशन का काम तेज से किया जाए और इसमें यह बताया गया कि किस तेजी से सरकार अगले कुछ महीनों में वैक्सीन को खरीदने के काम में काफी तेजी लाने वाली है और उन्हें यह भी बताया गया कि अभी तक करीब 17.7 करोड़ वैक्सीन स्टेट्स को दे दी गई है यानी राज्यों को दे दी गई है और वहां पर वैक्सीन का काम चलाया जा रहा है। इस समय तक करीब 45 साल की उम्र के करीब 31% लोगों को पहली डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है और दूसरी डोज भी बड़ी संख्या में लोग दे चुके हैं। हालांकि पीएम ने यह भी कहा कि वैक्सीन की जो स्पीड है वो किसी भी तरह से कम नहीं होनी चाहिए और लॉकडाउन और बाकी चीजों को देखते हुए भी वैक्सीनेशन की रफ्तार में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना से जुड़े तमाम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। लेकिन विक्रांत देखिए अभी दूसरी लहर क्योंकि चल रही है उससे किस तरीके से निपटा जाए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो तेज की जाए जिस पर आप बता रहे हैं चर्चा यहाँ पर हुई है, बेड और ऑक्सीजन पर नजर रहे उस पर चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ खतरा तीसरी लहर का भी है। क्या उसके लिए अभी से कोई रणनीति बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है क्या? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार में इस बारे में चर्चा जरूर हो रही है क्योंकि कल ही सरकार की तरफ से बताया भी गया था, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने ये बताया था कि थर्ड वेव भी आने की संभावना है, उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया था। सरकार में निश्चित तौर पर इस तरीके के क्योंकि जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और जो ये इनपुट मिल रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को भी इफेक्ट कर सकता है तो इन सब चीजों को देखते हुए पूरी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वेव में काफी फर्क देखने को मिला है जिस कारण हमने देखा कि सेकंड वेव में हम लोग उतना तैयार नहीं थे जितना पहली वेव के दौरान थे, कुछ कमियां भी देखने को रही। लेकिन अब हमारे सामने उदाहरण है तो एक कोशिश है सरकार की कि थर्ड वेव अगर आती है तो उसका पूरी मजबूती के साथ सामना किया जाए और उसके लिए देश पहले से तैयार रहे। इस सब चीजों को लेकर के सरकार में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। लेकिन विक्रांत ये आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि वैक्सीन की ड्राइव जो है वो और तेज की जाए इसकी कोशिश भी सरकार की तरफ से है, लेकिन कई राज्य सरकारें कह रही हैं कि उनके पास वैक्सीन ही नहीं है, लोगों की भारी तादाद तभी वहां अस्पतालों के बाहर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लगी है। उससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि अगर आपको दूसरी या तीसरी लहर से बचना है तो सबसे जरूरी तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर बल देना है। देखिए बिल्कुल वैक्सीनेशन को तेज करना ही होगा, सरकार भी इस बात को जानती है, इसीलिए सरकार भी इस चीज को लेकर चिंतित है और इसी कारण इस बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात की भी समीक्षा की कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन सब चीजों को लेकर के भी चर्चा हुई और उन्हें ये जानकारी दी गई कि अगले कुछ महीनों के भीतर वैक्सीन का जो प्रोडक्शन होगा वो काफी बढ़ जाएगा और उसके बाद ये राज्यों की जो शिकायत है वो भी दूर होगी और लोगों में जो एक स्पीड होगी वो भी काफी तेज की जा सकेगी। इस समय एक और बड़ी चिंता है क्योंकि लॉकडाउन कई राज्यों में अलग अलग स्थानीय स्तर पर चल रहा है, उसके कारण लोग उस तरीके से नहीं भी पहुंच पा रहे हैं और इस समय जो पहली प्रायोरिटी है डॉक्टर्स और बाकी लोगों की वो कोरोना से पीड़ित जो संक्रमित लोग हैं उनको किसी तरीके से जीवन दान देने की, तो कई ऐसी चुनौतियों के बीच में से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि बाकी सब चुनौतियों को देखते हुए भी वैक्सीनेशन के काम में किसी तरीके की कमी ना आए और लॉकडाउन और स्थानीय जो प्रबंध किए जा रहे हैं उन सब के बावजूद वैक्सीनेशन की रफ्तार को थोड़ा बनाए रखे और राज्यों को जो वैक्सीनेशन देने की बात है अभी तक 17.7 करोड़ वैक्सीन राज्यों को दी गई है और सरकार की कोशिश है कि राज्यों को वैक्सीनेशन पहुंचाने के काम में और तेजी आए। और एक और चीज, अब जब राज्य सरकारें खुद भी वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगी, वो वैक्सीन मंगवा रही हैं, एक बार उसका कोटा भी आने के बाद इस काम में और ज्यादा तेजी और रफ्तार देखने को मिल सकेगी। शुक्रिया विक्रांत। जरा मध्य प्रदेश की भी बात देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना मरीजों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एम्बुलेंस की जो दरें हैं वो तय कर दी है।
राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब शहरी इलाकों में लाइफ सपोर्ट सुविधा वाले एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 25 रुपए के हिसाब से पैसे देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपए और उसके बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। इसी तरह शहरी इलाकों में साधारण एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पहले 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेने होंगे। इसकी रेट का कल बताया था 10 किलोमीटर तक 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से शहर के अंदर होगा। ग्रामीण में 20 किलोमीटर तक 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर होगा और इसके बाद में जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड आदि वाली रेट है वो अलग होगी। ये एम्बुलेंस का मूल रूप से क्राइटेरिया था। मुख्यमंत्री जी ने कल जो समीक्षा की थी उसमें गांवों पर विशेष ध्यान हम सने सने फोकस करते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई मध्य प्रदेश में हो रही है। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग। सर, मतलब ऐसे आपदा में इस तरह के अवसर तलाशते, मानवीयता को शर्मसार करते लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं ऐसे लोग जो ऐसी समय पर जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा भ्रष्टता की और गंदगी की पराकाष्ठा नहीं हो सकती और इसीलिए हमने निश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में यदि कोई भी नर्सिंग होम या अस्पताल जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा पैसे वसूलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कल हमने कार्रवाई करवाई है, भोपाल में और स्थानों पर भी करवाई है। क्या आपने पैसे रिकवर कराए हैं? पैसे भी रिकवर करवाए और उनको ये चेतावनी दी है कि यदि फिर से इस तरह की कोई घटना सामने आएगी तो उनके नर्सिंग होम और अस्पताल का हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और उस जो डॉक्टर है उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हम मेडिकल काउंसिल की ओर से करवाएंगे।